फिर हम उसके बाद करते हैं रिलीजियंस की। रिलीजियंस में हम बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ रिलीजियंस होते हैं जो अपनी जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग स्टडीज़ करो, और कुछ के रिलीजियंस में ऐसा होता है कि नॉर्मली स्टडीज़ को नॉर्मल माना जाता है, इतना ज़्यादा उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। फिर हम बात करते हैं एथिक ग्रुप की। एथिक ग्रुप क्या होते हैं? कुछ ऐसे ग्रुप, जैसे मान लो कि ये लोग ना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमारे ग्रुप के बच्चे ना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इनका एक ग्रुप हो गया। हमारे ग्रुप के बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये इनका एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे ऐसे ये एथिक ग्रुप्स बना लेते हैं। पीएस में हम ये देखते हैं कि जो बच्चों का एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स किसी भी चीज़ के लिए, वो अनफेवरेबल भी हो सकता है और फेवरेबल भी हो सकता है। मीन्स ये डिपेंड करता है हमारी सोशल जजमेंट्स पे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरे पास, मैं इतना अच्छे से बिहेव करता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो सोशलिटी होगी वो मुझको एक्सेप्ट कर लेगी। और कुछ बच्चे यही सोचते हैं अगर मेरे पास एकेडमिक सक्सेस अच्छी नहीं है और मैं इतना अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता तो मुझे शायद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आता है पर्सनल एडजस्टमेंट्स। पर्सनल एडजस्टमेंट्स इज कि कुछ बच्चे तो होते हैं जो हर किसी में जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने सोचा था कि मेरे ना एक इस वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ना अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, 80 तो आ ही जाएंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो कम आए। तो इससे मैंने क्या सोचा, मैं इसमें एडजस्ट करी। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करते, फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं मेरे इतने मार्क्स क्यों है, मेरे एक्सपेक्टेशंस के थ्रू क्यों नहीं है। तो ये होता है पर्सनल एडजस्टमेंट्स। मीन्स कुछ लोग तो ईजिली एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं और कुछ लोगों को एडजस्टमेंट्स करने में मतलब टाइम लगता है, वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर आता है टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर में इसकी जो स्टूडेंट होता है उसका टीचर का जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड होता है वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो टीचर्स के बिहेवियर होता है हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। टीचर हमें जब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्यार करती है, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, हमें बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ें, हम उनके सब्जेक्ट्स में भी बहुत प्यार करते हैं। वही अगर मुझ पर अटेंशन ना दी जाए तो एक बार को मैं सोचती हूँ मुझ पर तो कोई अटेंशन नहीं देता, इसलिए मैं तो नहीं कर सकती, मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगी। फिर कुछ जो फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, फर्स्ट वन इज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स ऑफ टीचर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में हमारे साथ काम करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो स्टूडेंट्स में उनको क्या देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ एक तो खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, और जो टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फेवरेटिज्म में हम एक इजीली सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं जो हूँ टीचर पे इंडिपेंडेंट रहती हूँ, ठीक है, टीचर्स मेरी ज़्यादा हेल्प करती हैं क्योंकि मैं उनसे हेल्प मांगती हूँ अपनी चीज़ों के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो मेरी हेल्प करती हैं कुछ भी। तो इसका जो रिएक्शंस होता है बच्चों के ऊपर, जो मतलब रिएक्शंस पड़ता है, जो इंप्रेशन पड़ेगा वो क्या होगा, वो ये सोचेंगे जो टीचर है ना इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, टीचर को यही पसंद है। अगर कल को मैम मुझे कुछ ऐसे भी बोलती है ना, तो बच्चे तो यही सोचेंगे हाँ हाँ मैम को तो नम्रता पसंद है, इसलिए वो उनको उसको ही प्यार करती हैं, उसी को अपनी अटेंशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि टीचर को वो बच्चा पसंद है या टीचर को वो बच्चा नहीं पसंद। मीन्स अपनी ये खुद की जजमेंट्स होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ टीचर अगर मुझे अटेंशन प्रोवाइड कर रही है तो टीचर को मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, इफ टीचर मुझे अटेंशन नहीं प्रोवाइड कर रही तो शायद उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स में हम इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई टीचर मेरी क्लास में हमें पढ़ाने आ रही है, ठीक है, वो ऐसा पढ़ा रही है सोती सोती सी, उनकी टेक्निक्स इज़ वेरी बोरिंग, तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बट अगर वही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नेहा मैम का, अगर वो हमें किस तरीके से पढ़ाती हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, अलग अलग तरीके ढूंढती है, क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढती हैं, वो उस टेक्निक से हमको पढ़ाती है, हमें बड़ा मज़ा आ जाता है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद आता है क्लासरूम कंट्रोल्स। क्लासरूम कंट्रोल्स में हम जैसे मैं हूँ, अगर मेरी जो ग्रोथ हुई है जहाँ पे, वहाँ ऐसा रहा है वहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पनिशमेंट्स बहुत जल्दी से प्रोवाइड कर देते थे, तो जो मेरा एटीट्यूड होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा। वही एटीट्यूड मेरा डेवलप्ड हुआ, मैं आप लोगों को पढ़ाने आई और मैंने आप लोगों के साथ भी यही एटीट्यूड दिखाया। मैंने क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए मैं पनिशमेंट्स देती थी और वैसे ही मेरा स्ट्रिक्ट बिहेवियर था। तो ये फैक्टर भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस किया और मेरी पर्सनालिटी की वजह से आप लोगों को भी इसने इन्फ्लुएंस कर दिया। अकेडमिक सक्सेस। आजकल हम नॉर्मली देखते हैं, कभी कभी जो मोस्टली लोग होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ज़्यादा क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि एकेडमिक सक्सेस
अच्छी होनी चाहिए भाई। एकेडमिक सक्सेस आपकी बहुत, मतलब नॉर्मली हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो हमारी एकेडमिक सक्सेस होती है वो हमारी जैसे स्पोर्ट्स में सक्सेस हो गई, सोशल लाइफ में सक्सेस हो गई, इनसे बहुत ज़्यादा कम मानी जाती है, लेस प्रेस्टिजियस मानी जाती है। अब कुछ सिंबल होते हैं एकेडमिक सक्सेस के, लाइक फर्स्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे प्रमोट कर दिया, बहुत अच्छे ग्रेड से मैं आगे जाके प्रमोट होती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा भाई हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ती है। वहीं अगर मेरा प्रमोशन अच्छे ग्रेड से नहीं हुआ या बाई चांसली मैं किसी चीज़ में रह गई हूँ, तो वहीं लोगों की पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, मेरे लिए अनफेवरेबल हो जाएगी। ग्रेड्स ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आज के टाइम पे, कि भाई अगर तू इतने ग्रेड्स लेकर आ रही है तो तू बहुत अच्छी है। अगर टीचर्स को भी लगता है कि हाँ ये ग्रेड्स, क्योंकि ग्रेड्स क्या सिंबलाइज करते हैं, ग्रेड्स यही तो सिंबलाइज करते हैं कि टीचर्स ने हमको कितना अच्छा पढ़ाया। अगर हम वही इतने अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। वही अगर मैं अच्छे ग्रेड्स ना लेकर आऊँ तो जो जितने भी लोग होंगे उनका जो एटीट्यूड होगा मेरे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होता है, अब ये है कि भाई आप जहाँ से भी एजुकेशन लो, हायर एजुकेशन लो, बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना अच्छे से पढ़ना है, एमबीए करनी है तो अच्छे से कॉलेज से करो, उसी से आपको आगे अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी जो पर्सनालिटी है उसको सिंबलाइज करता है। फिर आता है डिप्लोमाज एंड डिग्रीज। मेरे पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज होगी मैं उतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाऊंगी, मुझे उतना ज़्यादा ही वेल कॉन्फिडेंस माना जाएगा। हाँ अच्छा इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, यार ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसका तो पैकेज भी बहुत हायर होगा। जितनी ज़्यादा डिप्लोमास है, जितनी ज़्यादा मेरे पास डिग्रीज होती है, मैं उतनी ही अच्छी मानी जाती हूँ। मेरी जो एलिजिबिलिटी बनती है ना, हम उसको एक यूनियन कार्ड का नाम देते हैं। यूनियन कार्ड हम क्यों बोलते हैं, जब हम किसी कंपनी में जाए ना तो हमें वो यूनियन कार्ड ऐसे लगता है कि हम सामने वाले को बता रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब पे रख लो, मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज है, मैं आपकी जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। फिर आता है पीयर एक्सेप्टेंस। हमने पिछली बार भी पीयर एक्सेप्टेंस पढ़ा था। पीयर एक्सेप्टेंस में हम बात करते हैं लोगों के एटीट्यूड की टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। मैंने वहीं पे बात करी थी कि कुछ चीज़ों के लिए मैं सोशली एक्सेप्टेड भी हो सकती हूँ और कुछ लोगों के लिए मैं सोशली अनएक्सेप्टेबल भी हो सकती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मेरी अकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ वेरी गुड, मेरे को हमेशा ग्रेड्स अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ मेरी एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो जो एटीट्यूड होगा मेरा मेरा ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगा भाई सब मेरे फ्रेंड्स बढ़ जाएगा, मैं सोशली एक्सेप्टेबल हो जाऊंगी, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ के लिए जो मेरा एटीट्यूड है इट्स डिफरेंट। लेकिन वही अगर मैं सोचूं मेरे अकेडमिक ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो मेरी है ही नहीं, तो मेरे को कोई सोशली एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे कोई सोशली फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वहीं मेरा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द सोशलिटी, टूवर्ड्स द फ्रेंड्स या टूवर्ड्स द अकेडमिक सक्सेस, वो मेरा डिफरेंट है वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स की। जो स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करते हैं, या तो वो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट कर देंगे या वो मुझको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर देंगे। हम इसमें दो सिचुएशंस देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशंस होती है करेक्टराइज पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पीपल एंड सिचुएशन। इट मीन्स कि मैं किस तरीके से लोगों के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, किस सिचुएशंस में मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज व्यू ऑफ डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट इन एरियाज ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि मैं मतलब अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख रही हूँ, मेरा क्या एरिया है लाइफ का। उसके बाद वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो हम पढ़ने वाला पैटर्न होता है, जो हमारा पढ़ने वाला मटेरियल है, हम उसको पढ़ते हैं, वो हम इतने इन्फ्लुएंस नहीं करता जितना हमें क्या इन्फ्लुएंस करता है कि हमें वो चीज़ किस तरीके से बताई जा रही है। हम नॉर्मली एक चीज़ देख सकते हैं, जब हम एक ही चीज़ अगर हमें दो टीचर्स बता रही हैं, अगर पहली टीचर है मुझे उन्होंने जिस तरीके से बताया वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरी टीचर मुझे अलग तरीके से बता रही है, मेरी तरीके से बता रही है, तो वो चीज़ मुझे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग।
अब जैसे इसमें हम बेसिकली एक बात करते हैं कि जैसे कोई टीचर है वो हमें इनकरेज कर रही है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसका ग्रेडिंग मेथड बहुत अच्छा है, और जनरलिटी हमें बता रही है उस चीज़ों की, साथ ही साथ मेरे को क्या प्रोवाइड कर रही है, वो लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या हेल्प होगा स्टूडेंट्स को, ये हेल्प होगा कि स्टूडेंट डेवलप्ड कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्डिंग को। मतलब जैसे कि मैम की मुझे ये बातें इतनी मोटिवेट कर गई कि मैं अच्छे अच्छे क्रिएटिव मैनर्स में बात कर रही हूँ, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। हम लोग भी करते हैं ना, जब हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो हम आइडियाज़ ढूंढते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है मास्टरी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। मास्टरी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम इसमें ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल कि मुझे कोई सब्जेक्ट क्यों पसंद आता है, मुझे वो सब्जेक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद है। लेकिन इसमें मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, इसलिए वो मुझे नहीं पसंद। जो गुड ग्रेड्स होते हैं वो हमेशा मेरी ईगो को इन्फ्लेट कर देते हैं। इफ वही मेरे पुअर मार्क्स आ रहे हैं तो वो मेरी ईगो को क्या कर देंगे, डिफ्लेटिंग कर देंगे। तो हम इसमें ये चीज कह सकते हैं, जो अफेक्ट होता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट का, वो क्या सिंबलाइज करता है कि मैं कितने ग्रेड्स रिसीव्ड करती हूँ, उसी तरीके से मेरा एटीट्यूड उस चीज के लिए बन जाता है। फिर एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन मास्टरी। एफर्ट्स में हम ये बात कर रहे हैं कि हम किसी सब्जेक्ट में मास्टरी किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसको, मतलब बेसिकली इसमें बात की गई है कि हम कितना एफर्ट और कितना टाइम किसी भी सब्जेक्ट की मास्टरी करने में लगा रहे हैं। इट मीन्स कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि भाई जिनका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है किसी चीज़ के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए, तो उन्हें उस चीज़ में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा भाई उसको समझने के लिए। वही अगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है लेकर, तो मैं उसको जल्दी से समझ लूंगी, टाइम कंज्यूमिंग मेरा कम रहेगा उसके लिए। फिर आता है यूजफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, मैं ये देखती हूँ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो क्या ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा, अगर मैं अलजेब्रा पढ़ रही हूँ तो क्या ये मेरे कंप्यूटर कोर्सेज में काम आएगा। ये होता है यूजफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं क्या ये यूजफुल है मेरे लिए जो मैं पढ़ रही हूँ, या यूजफुल है ही नहीं। फिर आता है डिग्री ऑफ चॉइस। डिग्री ऑफ चॉइस में भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें 10th के बाद ऑप्शंस मिलता है आपको क्या चूज करना है। हम वहाँ पे भी अपना देखते हैं कि भाई हमें क्या चूज करना है, हमें आगे क्या करना है। वैसे ही जब हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। तो जो हम डिसीजंस लेते हैं, तो हम ओन डिसीजंस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं भी हमें क्या करना है। तो इस एज में क्या होता है कि जो हमारी ईगो होती है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली डिटर्मिनेंट्स। फैमिली डिटर्मिनेंट्स में हम नॉर्मली, फैमिली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, किसी का डेथ हो जाना, किसी का बर्थ होना, न्यू मेंबर्स आते रहते हैं। ये जो पैटर्न है ये चलता रहता है, हर मेंबर की कहीं ना कहीं नीड होती है और रिलेटिवली ये कॉन्स्टेंट ही रहता है। ऐसा तो नहीं है अच्छा ये मर गया अब कोई पैदा ही नहीं होगा घर के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। ये जो वो है साइकिल है, ये कॉन्स्टेंटली चलती ही जाती है। अब वाई फैमिली इन्फ्लुएंस प्रीडोमिनेट। अब फैमिली कैसे इन्फ्लुएंस करती है भाई, क्यों। फिर फर्स्ट है हमारा टाइम स्पेंट इन द होम। टाइम स्पेंट इन द होम के अंदर क्या, हम अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो कहाँ स्पेंड करते हैं, घर में स्पेंड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मैं अपनी पेरेंट्स में अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो उनका जो एटीट्यूड होगा, उनका जो बिहेवियर होगा वो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। और मोस्टली हमारा भी वही एटीट्यूड रहता है, होता है ना। अगर मेरी मम्मा बहुत अच्छे से बात करती है, मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर, मेरे एटीट्यूड में भी वो चीज़ आएगी। फिर होता है कंट्रोल ओवर बिहेवियर। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को। कहीं कहीं जगह हम देखते हैं कि जो हस्बैंड होता है उसके अंदर कंट्रोलिंग टेक्निक्स बहुत ज्यादा होती है, वो चीजों को जल्दी से कंट्रोल कर लेता है। मतलब जो मेन कंट्रोल होता है वो हस्बैंड के हाथ पे होता है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं जो वाइफ होती है वो भी कंट्रोल कर लेती है, हस्बैंड से ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर लेती है कई जगह, है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों मिलकर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो वाइफ है वो अपनी कंट्रोल कर रही है चाइल्ड ट्रेनिंग को, कि भाई चाइल्ड को किस तरीके से ट्रेन करना है, उसको किस तरीके का एटीट्यूड, किस तरीके का बिहेवियर देना, राइट। और वैसे ही हस्बैंड क्या कर रहा है, हस्बैंड कंट्रोल कर रहा है फाइनेंशियल टर्म्स को, मीन्स मनी, जितनी मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर हम बात करते हैं इमोशनल रिलेशनशिप की।
इमोशनल रिलेशनशिप में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ मुस्कान से, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो जो उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो मुझसे बात नहीं कर रही तो वो मुझे इन्फ्लुएंस करता है। यही अगर मैं अपने पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा किसी से रिलेटेड हूँ, उनका एटीट्यूड मुझे इन्फ्लुएंस करता है। और वही अगर वो उनका जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप था वो कहीं एंड हो जाता है, तो जो उनका इन्फ्लुएंस मुझ पर पड़ने लगता है ना, वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर द लास्ट वन इज अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस क्या होता है, जो पहले से होता है प्रीमिलरली भाई कि होता है, होता आ रहा है, वही हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, काली बिल्ली रास्ता काटती है, अपशगुन हो जाता है, ऐसा होता है क्योंकि घर में होता है। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं, ये होता है हमारा अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद करते हैं बात हम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। अब मुझ पे जो पर्सनालिटी पे मेरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत बड़ा मेथड होता है जिससे पर्सनालिटी ट्रांसमिटेड हो जाती है अपने एक दूसरे के अंदर, है ना। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको एटीट्यूड रखना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी वैल्यूज बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। आपको ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ किस बिहेव करना है, आपको यहाँ ऐसे बोलना चाहिए, आपको यहाँ ऐसे बोलना चाहिए। ये तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया। फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या हो जाता है? इसमें मैं अपने सामने वाले को देख के कुछ सीख रही हूँ, वो मुझे कुछ टॉट नहीं कर रहे। मैं जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स में अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ, अच्छा मेरे पापा ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करूंगी, वो ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करूंगी। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अब हमारे इसमें लास्ट पार्ट आता है फैमिली डिटर्मिनेंट्स। फैमिली डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? फैमिली डिटर्मिनेंट्स मेनली 4 चीजों से बना है, विच इज इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द होम, साइज ऑफ फैमिली, फैमिली रोल्स एंड डिवेंट फैमिली पैटर्न। सबसे पहले पढ़ते हैं इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द होम। बेसिकली अगर मेरे घर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं मुझे वहाँ पे सिखाया गया है कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना है, फेवरेबल में रहता है वो एटीट्यूड, तो वो मेरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मेरे ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा पड़ा। लेकिन यहीं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मुझ पर क्या हो जाएगा कि अगर मेरी फैमिली में मेरी जो मदर है वो मेरे सिबलिंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, तो मुझे अंदर से जेलसी होती है, यार वो उनको प्यार कर रही है, काश मैं वहाँ होती, यही होती। तो मेरे ऊपर इस चीज़ का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी पड़ गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ द फैमिली में। बेसिकली हम इसमें ये बात कर सकते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें भी हमारे पास चीज़ें आती हैं। डायरेक्टली इस सबसे पहले मुझे इसमें बताया कि भाई कौन किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है अपनी फैमिली में। जैसे बताते हैं आपकी चाची हैं, ये चाचू हैं, ये ताई जी हैं, ये ताऊ जी हैं, राइट। किस तरीके का रिलेशनशिप है हमारा और हमारी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये तो हो जाता है डायरेक्टली। बट इनडायरेक्टली कैसे साइज इन्फ्लुएंस करता है हमको? जैसे हर फैमिली में जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। मीन्स हर किसी रिलेशनशिप में जब हम जो हर कोई मेंबर है उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब हर एक फैमिली के साइज में, तो वो भी मुझे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर जाती है। फिर आता है फैमिली रोल्स। इसमें क्या होता है कि कौन किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, कौन फैमिली मेंबर में कौन क्या लगता है एक दूसरे का। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हो गया कि रोल जो है, जो रोल प्लेइंग है, वो क्या अफेक्ट कर रही है हमारे ऊपर। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे ये इन्फ्लुएंस हो जाती है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जब हम ये सोचते हैं कि जो सामने वाला है फैमिली मेंबर, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझको किस तरीके से जज कर रहा है। फिर आता है डेविएंट फैमिली पैटर्न। इसमें हम बेसिकली बात करें एम्बैरेसिंग की। इट मीन्स हो सकता है कि जो मेरी फैमिली पैटर्न है उससे मैं एम्बैरेंस्ड हूँ, उससे मुझे शेम्ड फील होता है, और हो सकता है वही मुझे वो बहुत अच्छी लगती हूँ जैसी भी है ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सोलो फैमिली का। अगर मान लो किसी एब्सेंट हो जाता है कोई फैमिली में मेंबर ड्यू टू डेथ या डाइवोर्स हो गया, तो वो मेरे लिए क्या हो सकता है? सोलो होम हो गया। उससे मैं खुश भी हो सकती हूँ या उससे मैं एम्बैरेस्ड भी हो सकती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, उससे मैं एम्बैरेस्ड भी हो सकती हूँ और उससे मैं सेटिस्फाइड भी हो सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।